नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था व इसके विकास का इतिहास। यह पाठ वर्ग 10वां के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो अर्थव्यवस्था व इसके विकास का इतिहास, यहाँ पर परिचय है। आर्थिक विकास एक दीर्घकालीन व निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है निरंतर चलता आ रहा है। पहले हम लोग आखेट युग में थे, आज हम लोग आधुनिक युग में हैं। तो विकास क्या है? आगे की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पर कहा भी गया है, वस्तुतः मानव सभ्यता का इतिहास ही विकास का इतिहास है। जो हम वृद्धि कर रहे हैं, जो विकास कर रहे हैं, वही क्या है? इसकी व्यवस्था है। आखेट युग से स्थानीय कृषि के विनिर्माण तथा वस्तुओं की अपेक्षा सेवाओं के उत्पादन का बढ़ता महत्व इस विकास प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है, मतलब दिखलाता है किस प्रकार ये बढ़ता है। आर्थिक संदर्भ में हम किसी राष्ट्र या देश को मूलतः एक अर्थव्यवस्था के रूप में देखते हैं। अर्थव्यवस्थाएं समृद्ध व विकासशील होती है। उसकी प्रगति, उसके अवसरों पर अर्थव्यवस्थाओं के पतन भी होते हैं। अब हम समझेंगे किस प्रकार से ये होता है। तो कहा जा रहा है, विगत वर्षों के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था में कई सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं और हम निश्चय ही विकास की दिशा में अग्रसर हैं। और भारत अविकसित देश है, लेकिन विकासशील हो रहा है और हम इस चीज़ को देख भी रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आगे के पॉइंट को समझेंगे। अर्थव्यवस्था का अर्थ यहाँ पर देखिए, किसी देश के प्राकृतिक तथा भौतिक संसाधन व उसके मानवीय प्रयत्न ही अर्थव्यवस्था की सृष्टि करता है या बनाता भी है, कह सकते हैं। अर्थव्यवस्था से हमारा अभिप्राय यह है कि देश या क्षेत्र विशेष की उस व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत मनुष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित उनके सभी आर्थिक क्रियाकलाप संपादित होते हैं। यहाँ पर आप देखे भी होइएगा कि हम किसी भी देश की आर्थिक, मतलब वहाँ की अगर पैसा ज़्यादा है और उसके पास भौतिक संसाधन भी है, तो वह विकसित हो चुका है। जैसे अमेरिका, रूस, चीन, ये सब क्या है? विकसित देशों की श्रेणी में अग्रसर है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था का अर्थ उस व्यवस्था या संगठन से है जिसके अंतर्गत समाज के सभी सदस्य अपने आर्थिक, मतलब आपके पास जो पैसा है, यहाँ पर पैसा से आर्थिक लिया जा रहा है। क्रियाकलाप मतलब आप काम जो कर रहे हैं, और जीवन शैली या जीविका उपार्जन, जो कि आप किस प्रकार से उसका भरण पोषण कर रहे हैं, अर्थात आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तथा हम कह सकते हैं अर्थव्यवस्था जीवन यापन के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था है। आपके पास अगर पैसा है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, लेकिन आपके इस समाज में जीने के लिए पैसा, अर्थ रहना, मतलब अर्थ रहना बहुत ही जरूरी है। इस पाठ का ही जो अध्ययन हम करा रहे हैं उसमें लिखा भी गया है, अर्थव्यवस्था व इसके विकास का इतिहास। किस प्रकार इस देश का विकास हुआ, किस भी तरह यह इतिहास में इसका जो अर्थशास्त्र है समझाता हुआ आगे आपको हम बताएंगे। और लास्ट टॉपिक है आपका यहाँ पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो अर्थव्यवस्था जीवन यापन के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में ही सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का संचालन होता है। अब हम लोग समझेंगे किस प्रकार से वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन
जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है, परंतु वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में कई साधन आवश्यकता होते हैं जिन्हें हम उत्पादन के साधन भी कहते हैं। जैसे आपको भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन के 4 प्रमुख साधन हैं। आप लोग याद रखिएगा, भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन उत्पादन के प्रमुख 4 साधन हैं। आगे है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ये आज हम समझेंगे। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आर्थिक व्यवस्था का एक प्राचीनतम मतलब पुराना रूप है जो कि शुरू से चला आ रहा है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में उत्पादन के साधन पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार नहीं होता है। जिस तरह से आपकी संपत्ति पर आपका अधिकार होता है, उसी तरह से पूंजीवादी व्यवस्था में वो अधिकार आपके पास होता है। जो निजी संपत्ति व्यक्तिगत लाभ व निजी प्रेरणा पर आधारित होती है, इसमें किसी व्यक्ति को आर्थिक निर्णय देने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। सरकार उनके आर्थिक क्रियाकलापों में न्यूनतम मतलब न के बराबर हस्तक्षेप करता है। यही कारण है कि एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को एक स्वतंत्र या बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट आपका है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समझते हैं पहले समाजवादी। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था एक नई आर्थिक व्यवस्था है, मतलब एक नया। इसके अंतर्गत उत्पादन के साधन राज्य अथवा सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में होता है। जैसे आप देख सकते हैं, आपके बगल में या जहाँ भी आप रहते हो सहकारी समिति चलती है, जिसमें सरकार का भी पैसा लगा रहता है और किसका लगा रहता है, स्वामित्व का। जैसे आप मेट्रो का भी उदाहरण ले सकते हैं। इस व्यवस्था में अधिकतर सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। समाजवाद एक ऐसी आर्थिक संगठन है जिसमें उत्पत्ति के भौतिक साधनों पर समस्त समाज का स्वामित्व मतलब अधिकार, उनका संचालन व समान योजनाओं के अंतर्गत ऐसे संस्थाओं द्वारा किया जाता है जो संपूर्ण समाज का मतलब पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करता है। यह प्रणाली विश्व के अनेक देशों में प्रचलित है, जैसे रूस, चीन, पोलैंड, हंगरी इत्यादि। और आपका लास्ट है मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी व समाजवाद आर्थिक व्यवस्था के 2 पृथक रूप हैं। जहां पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्ति को पूर्ण आर्थिक स्वतंत्रता होती है, वहां एक समाजवाद अर्थव्यवस्था इसे समाप्त कर देता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था इन दोनों व्यवस्थाओं के बीच का मार्ग है, मतलब बीच की एक कड़ी है। इसमें पूंजीवाद व समाजवाद दोनों के गुण वर्तमान हैं, मतलब विद्यमान भी आप कह सकते हैं। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र सरकार के अधीन, मतलब उस पर सरकार का भी कुछ हिस्सा रहता है, तथा शेष निजी उद्यमी के हाथ में छोड़ दिया जाता है। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी लाभ अर्जित करने की स्वतंत्रता रहने पर भी सरकार लोक कल्याण की अपेक्षा करता है। तो ये क्या करता है, लोक कल्याण की अपेक्षा करता है। आगे के पॉइंट है आपका विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था। हम पहले भी बता चुके हैं आखिर विकसित और विकासशील क्या होता है, तो हम समझेंगे कि ये क्या है। ये आपका टॉपिक है। आर्थिक विकास की दृष्टि से हम विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को 2 भागों में विभाजित करते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान आदि देशों की अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। इन देशों की राष्ट्रीयता तथा प्रति व्यक्ति आय भी अधिक है, तथा इस
के नागरिकों का जीवन स्तर अपेक्षाकृत बहुत ऊंचा है। इसके विपरीत भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया आदि देशों की अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई या विकासशील अर्थव्यवस्था है। इसमें प्रति व्यक्ति आय जो बहुत कम है। अर्थव्यवस्था के अब क्षेत्र पढ़ेंगे हम लोग, किस प्रकार से प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्राथमिक क्षेत्र में पशु पालन, वानिकी, मत्स्य ग्रहण, खनन इत्यादि आता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि व इसकी सहायक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। चलते हैं द्वितीयक क्षेत्र की ओर, जो कि ये है आपका। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। इस क्षेत्र में विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति महत्वपूर्ण। द्वितीयक क्षेत्र के विकसित करने से प्राथमिक क्षेत्र का भी विकास होता है। और तीसरा है आपका तृतीयक क्षेत्र, जो कि द्वितीयक क्षेत्र का उदाहरण समझते हैं तो विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, गैस और जलापूर्ति है। तृतीयक क्षेत्र में परिवहन, संचार, भंडारण, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, सार्वजनिक प्रशासन इत्यादि। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के नाम से भी हम जानते हैं। किस क्षेत्र के नाम से जानते हैं? प्राथमिक क्षेत्र के नाम से कृषि क्षेत्र को जानते हैं। और द्वितीयक क्षेत्र को कोई पूछे तो बताइएगा औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं उसको। और तृतीयक क्षेत्र होता है सेवा क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र जो होता है सेवा क्षेत्र। वर्तमान में आर्थिक क्रियाओं में सेवा क्षेत्र सबसे ज़्यादा योगदान दे रहा है और प्रचलित विचारधाराओं के अनुसार राष्ट्रीय व प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण और संकेत करता है। अब हम लोग समझेंगे समावेशी विकास में समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर को ऊपर लाने के लिए प्रक्रिया अपनाई गई। सतत विकास में वर्तमान पीढ़ी व भावी पीढ़ी दोनों के विकास का समान ख्याल रखा जाता है। आधुनिक अर्थव्यवस्था ने आर्थिक विकास के जीवन की भौतिक गुणवत्ता और मानव विकास को जोड़ने का प्रयत्न किया है, एक पुल का काम किया है। और प्राकृतिक संसाधन, पूंजी, निर्माण, तकनीक, विकास, मानवीय संसाधन आदि विकास के आर्थिक कारक हैं। यहाँ पर आपका एक पॉइंट है विकास की धारणीयता। क्या मानव विकास को मापने के लिए कुछ अन्य पहलुओं या सूचकांकों का पर विचार करता है? तो हाँ, करता है। किस प्रकार से वह काम करता है और किस प्रकार से इसका दोहन करता है, इसके लिए भी उसने बहुत सारे चीज़ों को बनाया है। आर्थिक विकास के गौर आर्थिक कारक में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संस्था महत्वपूर्ण करती है। और बिहार आर्थिक विकास के प्रायः सभी मापदंडों पर अन्य सभी राज्यों से नीचे है। बिहार में उर्वरक, भूमि व जल संसाधन के रूप में प्राकृतिक संसाधनों का विशाल भंडार है। इसमें विकास की अपूर्व संभावना है। तो हम समझेंगे आज किस प्रकार से बिहार आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ राज्य है। इसके विकास का स्तर बहुत निम्न है। पिछले दशक के अंतर्गत जहां पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात तथा दक्षिण भारत के राज्यों का विकास तेजी से हुआ, वहां बिहार का विकास दर बहुत धीमी रहा। उड़ीसा के बाद हमारे राज्य में निर्धनता का प्रतिशत सबसे अधिक है तथा अधिकांश बिहारवासी घोर निर्धनता के साथ जीवन यापन करते हैं। लेकिन इसके यह निष्कर्ष निकलना गलत नहीं होगा कि इस राज्य के विकास की संभावनाएं अनेक हैं। इसके उचित विदोहन, प्रबंधन व उपयोग द्वारा राज्य के
रूप में विकसित राज्यों की अगली पंक्ति में लाया जा सकता है। यह संतोष का विषय है कि पिछले कुछ वर्षों में बिहार सरकार राज्य के विकास के अवरुद्ध दूर करने के लिए प्रयत्नशील है। इस अवधि के अंतर्गत उसने प्रशासन की गुणवत्ता, निवेश के वातावरण तथा कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया है, जिससे राज्य की आर्थिक विकास की प्रक्रिया तेज हो सकी है। आगे आपका पॉइंट है यहाँ पर मूलभूत आवश्यकताएं। आवश्यकताओं का विकास से घनिष्ठ संबंध है। विकास के लिए किया गया प्रयास मनुष्य की आवश्यकताओं से प्रेरित होता है। मानवीय आवश्यकताएं अनंत व असीमित हैं, परंतु कुछ मूलभूत आवश्यकताएं भी होती हैं, जैसे भोजन, वस्त्र और आवास। विकसित देश अपने नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से करते हैं, क्योंकि वहाँ नागरिकों की राष्ट्रीयता व प्रति व्यक्ति आय अधिक है। परंतु अविकसित अथवा विकासशील देश के विकास का स्तर निम्न होने के कारण उनके निवासी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित रह जाते हैं। कोशिश किया गया है कि अर्थव्यवस्था व इसके विकास का इतिहास आपको संक्षिप्त रूप से समझाते हुए दे पाऊँ। ये वीडियो आप न्यू एजुकेशन पॉइंट के तरफ से समरी के रूप में देख रहे थे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।